तो फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट्स जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, रैम है, पावर सप्लाई है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये सब चीजें आप फील्ड में ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने साथ टेक्नीशियन लेके जाता है और उसका अगर कोई चीज मॉनिटर खराब है तो मॉनिटर बदल देगा, इसलिए इसको बोलते हैं FRU, फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट्स। फिर सिस्टम को सबसे पहले पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। जैसे ही आप पावर बटन ऑन करते हो, बूटिंग का आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो अगर यहीं आपकी कोई एरर आ गई, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस को, जो बेसिक डिवाइसेस हैं उनको चेक करता है, तो अगर आपने यहाँ पे कोई एरर डिटेक्ट कर ली तो आप यहीं पे चीजें ठीक कर सकते हैं। इट कैन डिटेक्ट मेजर फेल्योर विद विल प्रोहिबिट बूट प्रोसेस। अगर यहीं पे एरर आ गई तो ये बूट प्रोसेस को नहीं होने देगा, राइट। फिर आपकी सीमॉस या बायोस एरर आती है। एक्चुअली सीमॉस रैम जो है, ये एक रैम, सीमॉस रैम, ये बैटरी बैकअप रैम होती है। सर ये स्क्रीन पे आप लिख रहे हैं क्या अभी? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर। ओके, जस्ट 1 सेकंड, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब दिख रहा होगा? यस सर। तो बैटरी बैकअप रैम होती है। तो इसका कंटेंट जब आप कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तब भी इसका कंटेंट बना रहता है, क्योंकि एक सीमॉस बैटरी लगी होती है। ये छोटा सा बैटरी सेल होता है, लिथियम आयन, और ये सीमॉस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये चिप्स, जितनी भी सीमॉस चिप्स होती हैं, इनकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो जहां भी मुझे पावर बचानी होती है वहां पे सीमॉस सर्किट हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये सब आइडिया होगा। तो उसके बाद मेरी बायोस में एरर आ सकती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। अगर इसको कोई बूटेबल डिवाइस ही नहीं मिली तो ये भी बता देगा, या इसका कोई और एरर इसके अंदर भी आती है तो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सीमॉस सेटअप के लिए आपको सेटअप की प्रेस करनी पड़ेगी। वो कहीं एस्केप होता है, कहीं F12 होता है, दैट डिपेंड्स। कई बार हमें सीमॉस मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है, चेकसम एरर आता है, सीमॉस चेकसम एरर। सीमॉस अगर मेरी करप्ट हो जाए तो सीमॉस चेकसम एरर आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी को निकालना पड़ेगा। सीमॉस बैटरी को रिमूव कर दो, उसको पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट करके रिप्लेस कर दो, तो आपकी जो सीमॉस रैम है वो, उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा और वो एरर खत्म हो जाएगी। बायोस में अगर एरर है, कई बार ना बायोस भी अपग्रेडेबल, अब आजकल अपग्रेडेबल बायोस आने लगी। बायोस पहले मैन्युफैक्चरर की तरफ से बायोस मिलती है, बट इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। बट फॉर द मदरबोर्ड मस्ट हैव फ्लैश बायोस चिप। पहले जो बायोस आती थी ना वो फिक्स होती थी, उनको रिमूव करना और रिप्लेस करना आसान नहीं था। अब हमें क्या है कि फ्लैश बायोस चिप अगर हमारे पास है तो वी कैन अपग्रेड इट, बिना चिप को निकाले वहीं पे हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बट इसकी बायोस की, जो नई बायोस हम डाल रहे हैं, उसकी कंपेटिबिलिटी विद द हार्डवेयर, विद द मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर हैज टू बी चेक, राइट। यू विल गो क्विकली, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है। अगर मदरबोर्ड में एरर है मेरे, तो एक तो कंप्यूटर, चांसेस ये कि कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, डेड कंप्यूटर होगा आपका, डेड कंप्यूटर सिस्टम होगा। तो इसमें या दो ही तरीके हैं, या तो मदरबोर्ड चेंज हो, या फिर कई बार क्या है ना, डिप स्विचेस होते हैं इसके अंदर, या जंपर्स होते हैं। जंपर्स कैसे होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं, एक यहाँ पे ये लगा हुआ है, और कई बार ये दो शॉर्ट होते हैं और ये दो शॉर्ट होते हैं, तो इनसे सेटिंग बनती है। तो अगर वो सेटिंग ठीक नहीं है तो आपको जंपर सेटिंग चेंज करनी पड़ सकती है। या फिर इसमें डिप स्विचेस होते हैं, DIP स्विचेस, है ना, तो उनको या हम ऑन ऑफ की फॉर्म में रख सकते हैं। सॉरी, डिप स्विचेस कैसे होते हैं, देखे आप लोगों ने कभी ये डिप स्विचेस? यहाँ पे ना इसमें 7-8 डिप स्विचेस लगे होते हैं। यहाँ पे ये लगा है स्विच, इसको इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो वो आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच होते हैं उसी तरह से होते हैं। तो इनकी सेटिंग भी कई बार चेंज करने से
गलत होती है सेटिंग तो उसको ठीक करने से हमारा काम बन जाता है। दूसरी चीज आपकी बायोस रैम या चेकसम एरर है, तो इस समय हमें बायोस को अपग्रेड करना पड़ेगा। सीपीयू में आपकी एक हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फैन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, चेक फैन जंपर, रिसेट करके देखो इसको। डस्ट आ गई, डस्ट आ गई तो ब्लोअर यूज करके उसको हटाना है। कल मैंने आपको बताया था ओवरक्लॉकिंग एंड अंडरक्लॉकिंग, तो हीटिंग का जो एक बड़ा रीजन है वो ओवरक्लॉकिंग हो सकता है, तो इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग मेरी बायोस में जाके चेंज हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज आपकी यू मस्ट रिसीव द करेक्ट वोल्टेज, तो जो अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही, यानी कि मेरी पावर सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम है, तो भी मेरा ये है कि प्रोसेसर काम नहीं करेगा, राइट। मदरबोर्ड दैट यूज सॉकेट्स और सुपर सॉकेट्स नीड्स वोल्टेज रेगुलेटर्स, तो इसमें वोल्टेज रेगुलेटर भी लगे होते हैं जो कि पावर सप्लाई से अगर थोड़ी वोल्टेज में कमी ज्यादा भी है तो उसको ये वोल्टेज को रेगुलेट कर लेते हैं। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज। अब हम रैम के इश्यूज की बात कर लेते हैं। रैम में कंटिन्यूअसली बीप आती है, जब रैम सही काम नहीं करती तो सिस्टम बीप मारेगा लंबी, तो उसके इसमें आपको रिमूव करना है रैम को, और डस्ट को हटा के उसके ऊपर से फिर दोबारा रैम को डाल देना है। कई बार उस स्लॉट में ना डाल के दूसरे स्लॉट में डाल के भी ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है उस स्लॉट में कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन गो फॉर द, दो स्लॉट होते हैं ना कई बार सिस्टम के अंदर, तो एक स्लॉट से हटा के दूसरे स्लॉट में भी डाल के देखो अगर जगह बची है, ठीक है। फिर आपके पोर्ट में इशू आ सकता है, आपका अगर नेटवर्क पोर्ट या किसी पोर्ट में इशू, सीरियल पोर्ट में, तो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस स्लो परफॉर्म करेंगी, तो उस केस में यू हैव टू फाइंड। बॉक्स कूलिंग इशू, कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर ससेप्टेबल टू हीट, हीट की वजह से सिस्टम बहुत खराब होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ये हाई स्पीड पे करते हैं, टाइट स्पेस है, छोटे से स्पेस में, खास तौर से लैपटॉप में तो और स्पेस कॉन्स्टेंट बन जाता है। तो इसके चेक करने के लिए हमें पहले फैन चेक करना पड़ेगा, एयर इनटेक वेंटिलेटर्स हमारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इनको प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ेगा ताकि सर्कुलेशन मेरा बना रहे। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस इश्यूज पे। लाइनेक्स में कौन कौन से परफॉर्मेंस इश्यूज हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा बहुत हाई है, if I say that CPU utilization is high, this does not mean the system is working properly. अगर बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो उसमें भी तो सीपीयू मेरा यूटिलाइज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई यूजफुल वर्क तो हो नहीं रहा है ना। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है कि सीपीयू हायर फ्रीक्वेंसी से भी हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ेगी, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेसर विद द हाइपर थ्रेडिंग फीचर कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी तो ओवरक्लॉकिंग की है, बट उसमें मैंने बताया हीटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसकी वजह से हो सकता है सिस्टम बैठ ही जाए या परफॉर्मेंस नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है हाइपर थ्रेडिंग की, एक पॉसिबिलिटी होती है। तो हाइपर थ्रेडिंग अगर आपकी फैसिलिटी आपने एक्टिवेट नहीं की हुई तो यू शुड एक्टिवेट, अगर आपके आप प्रोसेसर के अंदर वो फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो ये कह रहा है कि 4 कोर सीपीयूज एंड 8 सिंगल कोर सीपीयूज आर नॉट इक्विवेलेंट। मेरे पास 2 सीपीयू हैं, ठीक है, और मेरे पास फिर 8 सीपीयूज हैं, 8 सिंगल कोर। टोटल सीपीयू तो मेरे पास 8 ही हुई दोनों जगह, बट इस वाले केस में परफॉर्मेंस बेटर आएगी और इस केस में परफॉर्मेंस मेरी कम आएगी। There are certain dependency issues because of which we are not able to take the advantage of these CPUs.
देन अगर मेरे रैम में इशू है, राइट, अच्छा ये भी हमें देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन कौन सी स्लो चल रही है, उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे सीपीयू की जो मेजर बॉटलनेक बनती है ना, वो बनती है सर्वर्स में, डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स, इनमें सीपीयू की बॉटलनेक ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि दे हैव टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स। हर सर्वर पे हर क्लाइंट के लिए एक थ्रेड बनेगी, तो बहुत सारी थ्रेड्स बन जाएंगी आपकी, थ्रेड पर क्लाइंट, है ना। तो और बहुत सारे क्लाइंट्स को इन्हें सर्व करना है, तो सर्वर जब भी है, मेरा डेटाबेस सर्वर है, डायनेमिक वेब सर्वर है, इस केस में मेरी सीपीयू की चांसेस है कि बॉटलनेक मेरा सीपीयू हो। अच्छा, अब रैम के भी इश्यूज हैं। रैम अगर मेरी कम है तो उस केस में क्या है कि बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, एप्लीकेशन स्लो हो जाएंगी, इवन लूज रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाएगा। मैंने जब वर्चुअल मेमोरी आपको बताई थी तब बताया था कि भाई ये रैम को हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया, फिजिकल एड्रेस स्पेस को, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया। तो जब मेरी रैम कम है तो मेरे पास फ्रेम्स कम है, जब मेरे पास फ्रेम्स कम है तो मैं प्रोसेसर्स को फ्रेम्स कम दे पाऊंगा, और जब फ्रेम्स कम दे पाऊंगा तो पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाएगा, और पेज फॉल्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम मेरी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा 32 बिट लाइनेक्स ओएस मोर देन 8 GB रैम इज वेस्ट। अगर मेरा सिस्टम 32 बिट लाइनेक्स का है तो 8 GB से ऊपर मैं रैम लगा भी लूंगा तो उसका फायदा नहीं होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसकी अपर लिमिट है, इससे ज्यादा रैम हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास 16 GB रैम है और मैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं, तो ये मेरी 8 GB रैम वेस्ट है। इसका मतलब मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। मैं तो सोच के बैठा हूं कि भैया 16 GB रैम लगी हुई है, सिस्टम विल परफॉर्म बेटर, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि सिस्टम 8 GB यूज कर पाया तो मुझे यहाँ पे 64 बिट ओएस इंस्टॉल करने के लिए सोचना चाहिए, राइट। और रैम की दिक्कत जहां पे आती है कि कैशे सर्वर, नो एसक्यूएल सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, इनमें रैम की वजह से भी प्रॉब्लम मेरी आने लगती है कई बार। एक इशू आता है डिस्क आईओ का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेज फॉल्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और उसके अलावा भी जब डेटा डिस्क से लेना है तो डिस्क से डेटा लेने में बहुत सारे इश्यूज हैं, और एक ही डिस्क अगर सिस्टम में है तो सारे इसके अंदर क्यू लग जाती है बहुत बड़ी, और एक टाइम में ये एक ही प्रोसेस को सर्व कर पाएगी। तो इसके लिए ना हम रेड यूज करते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। ये हमारी परफॉर्मेंस दोनों चीजों के लिए होती है। ये फॉल्ट टॉलरेंस भी होती है, अगर मेरी एक डिस्क क्रैश हो गई तो, और दूसरा ये परफॉर्मेंस के लिए भी, दोनों चीजों के लिए रेड यूज करते हैं। इसमें रेड में लेवल्स होते हैं, रेड 0 से लेके रेड 5 तक, ठीक है। तो अलग अलग लेवल की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेड 0 टू रेड 7 है, बट जनरली हम रेड 5 तक ही जाते हैं। रेड 0 लोएस्ट डिस्क है, लोएस्ट लेवल है। इसमें 2 डिस्क रहती हैं, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। रेड 1 में डिस्क मिररिंग होती है, इंप्रूव्स रिलायबिलिटी। डिस्क मिररिंग का मतलब यह है कि ये डिस्क अगर यहाँ बन रही है, इसकी एक मिरर डिस्क भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये डिस्क क्रैश हो गई तो इसका मिरर यहाँ पे अवेलेबल है, वी कैन स्विच टू दिस एंड वी कैन सेव आवर डेटा फ्रॉम हियर, राइट। रेड 5 disk segmentation and parity is used to improve reliability at least 3 disk। इसमें 3 डिस्क यूज होती है, सारे लेवल में डिस्कस नहीं कर रहा, इसमें कम से कम 3 डिस्क होती हैं
और इसमें ये पैरिटी बिट की हेल्प से आपका एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन का भी पर्पस इसमें रहता है। एरर डिटेक्शन करते हैं और इसमें परफॉर्मेंस भी बेटर रहती है क्योंकि हम एक साथ 3 जगह से डेटा रीड कर सकते हैं। म्यूट प्लीज। सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब हम लाइन इंस्टॉल करते हैं तो वही पीहू और उसकी छोटी बहन हो तो देखते ही है आइसक्रीम है चॉकलेट। तो बेसिकली जब हम इंस्टॉलेशन करना शुरू करते हैं तो हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो स्वैप मेमोरी कितनी रखनी है ये डिसाइड करना है, क्योंकि लाइनक्स हमें एक स्वैप पार्टीशन बनाने के लिए बोलेगा उस टाइम पे, तो ये बाय डिफॉल्ट बना देगा। बाकी अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहें तो साइज हम बढ़ा सकते हैं। जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि 2 into रैम साइज हमें स्वैप पार्टीशन रखना चाहिए। और ये स्वैप पार्टीशन बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज होता है कि जब मेरी रैम पे प्रेशर पड़ता है तो ये फिर इसको यूज करना शुरू कर देता है। रैम में मान लिया पेज फॉल्ट ज्यादा रैम में प्रेशर पड़ गया, तो कुछ प्रोसेसेस को या कुछ पेजेस को ये स्वैप आउट कर देता है स्वैप पार्टीशन में, जो कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, कंसीडर एज एक्सटेंशन ऑफ रैम इन लाइनक्स। राइट। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशनिंग। हमें कितने पार्टीशन रखने हैं, किस हिसाब से हम पार्टीशनिंग करें कि हमारा बेनिफिट हो। तीसरी, हम रेड लेवल डिसाइड कर सकते हैं उसी टाइम पे कि भैया रेड लेवल हमें क्या रखना है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर कर्नल पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। कर्नल में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम कर्नल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट वी हैव टू सी व्हाट फॉर किस तरह के लिए हमारी मशीन चलने वाली है। अगर मेरी मशीन वेब एप्लीकेशन के लिए चल रही है तो उस केस में नेटवर्क पैरामीटर्स को मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क का काम ज्यादा रहेगा। अगर मेरी डेटाबेस है तो आप मेमोरी सेगमेंट और सिस्टम सीमाफोर और फाइल हैंडल इन सब के बारे में ज्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि सीमाफोर और मेरे ट्रांजेक्शन के लिए यूज होते हैं, फाइल हैंडलिंग की भी जरूरत पड़ेगी और मेमोरी सेगमेंटेशन की भी जरूरत पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह की एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं फाइल सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस और ट्रबल शूटिंग दोनों की बात कर रहे हैं आज की क्लास में हम। तो परफॉर्मेंस की जब बात करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन की बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो लाइनक्स में बेसिकली कई तरह के फाइल सिस्टम ये सपोर्ट करता है। पहले यूएफएस आया, फिर EXT आया, फिर EXT2 आया, फिर EXT3 आया, फिर EXT4 आया, है ना, और एक XFS है। उसके अलावा लाइनक्स जो है ना, वर्चुअल फाइल सिस्टम जो इन सब के, ये तो ग्राउंड लेवल पे है। एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है, इसकी हेल्प से FAT16 और FAT32 और जो विंडोज वाले सिस्टम है उनको भी, उनके पार्टीशन को भी सपोर्ट देने लगा है। बट अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो EXT2 और EXT3 में क्या फर्क है। EXT3 में जर्नलिंग की फैसिलिटी है, मतलब जो फाइल सिस्टम में चेंज हो रहे हैं उनका एक लॉग बना के रखता रहता है, और कहीं पे अगर फाइल सिस्टम करप्ट हुआ तो उस लॉग की मदद से एक पोजीशन तक उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। इफ फाइल सिस्टम क्रैशेस, इट ट्राइज टू रिकवर। इनको डिटेल में मैंने दिया हुआ है नोट्स में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। रिकवर विद द हेल्प ऑफ लॉग। राइट। तो और EXT4 में क्या है, EXT4 में लार्ज फाइल साइज एंड लार्ज सिस्टम साइज, इसमें जो लिमिटेशंस थी वो बढ़ गई हैं। EXT4 इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, और इसमें जनरलिंग आपकी मर्जी है, आप रखना चाहें तो जनरलिंग रख सकते हैं,
और जर्नलिंग नहीं रखना तो आप जर्नलिंग को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिंग का अपना एक ओवरहेड है। जब आप लॉगिंग करेंगे, हर ट्रांजेक्शन की लॉग करेंगे, तो उसका सिस्टम को ओवरहेड देखना पड़ेगा, राइट। अब XFS इज एक्सटेंडेबल फाइल सिस्टम। ये लो लेटेंसी है, हाई बैंडविड्थ है, स्केलेबल है, रोबस्ट है, एक्सीलेंट लॉगिंग फैसिलिटीज है और फास्ट राइट फैसिलिटीज के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास चॉइस है तो यू शुड गो फॉर ext4 और XFS। यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके। तो इफ एन एप्लीकेशन हैज अ बग, ऑल ऑप्टिमाइजेशन विल फेल। अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो जो आप कर्नल को ठीक कर लो, मेमोरी को ठीक कर लो, कुछ भी कर लो, ट्यूनिंग कर लो, कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन मेमोरी लीक कर रही है, मेमोरी ने आपने 4 GB की जगह 8 GB कर दी, वो 8 GB भी खा जाएगी मेमोरी, राइट। तो एप्लीकेशन के बग को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो लाइनक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर्सनल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि करंटली ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ ओएस में क्या क्या है, प्रोसेस स्टेट क्या है ये देखना पड़ेगा, सिस्टम का लोड क्या है, मेमोरी का स्टेटस क्या है और सीपीयू का लोड क्या है। अगर मैं सिस्टम एडमिन हूं मान लिया, है ना, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये सारी चीजों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहूं, और कुछ अनयूजुअल अगर होता दिखे तो उसको डिटेक्ट करके एंड आई हैव टू ट्राई टू रेक्टिफाई इट, राइट। तो हमें इंफॉर्मेशन काहे के बारे में चाहिए, डिस्क आईओ कितना हो रहा है, सीपीयू का मॉड्यूल में क्या चल रहा है, मेमोरी का साइज क्या चल रहा है, नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लाइनक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करता है, जो भी एक्टिविटी पीछे चल रही है उसकी एक लॉग बना के रखता रहता है। तो सिस्टम एडमिन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रॉब्लम सिस्टम में आती है या पीरियडिकली इन लॉग्स को देखता रहे। ये लॉग्स रहते हैं यहाँ पे /var/log सिस्टम लॉग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन लॉग्स की मदद से अगर मान लिया क्या हुआ कि रात के 12 बजे कोई सिस्टम में एक्टिविटी हुई, तो उस टाइम तो आप बैठे हुए नहीं हो ये सिस्टम की सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, तो लेकिन वो सारी एक्टिविटी इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड होती जा रही हैं। जितनी भी ग्लोबल सिस्टम एक्टिविटीज हैं, वो स्टार्टअप मैसेज है, जितना सब सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। और सिक्योरिटी लेवल जो है वो इसमें /var/log auth.log, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड किसने लॉग इन किया, पासवर्ड ठीक से मैच हुआ कि नहीं हुआ, कोई पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, वो सारी चीजें यहाँ रहेंगी। और कर्नल की इवेंट्स /var/log kernel.log के अंदर रहेंगी, ठीक है। और ये हमारे शेड्यूल टास्क होते हैं, इनका जिक्र हम करेंगे। बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, इन्होंने अलग से भी दिया है अमेजोन वाले ने, क्रोन टास्क, ठीक है। ये क्रोन टास्क की मदद से हम पीरियोडिक टास्क डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आवरली, cron tab, right? हाँ क्रोन टैब फाइल के अंदर क्रोन टास्क हम सेट कर सकते हैं, आवरली, डेली और एक मिनट, Every minute, वीकली second. एंड मंथली इनका हम जिक्र करेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर आज मौका लगा तो आज, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। इनकी क्या फॉर्मेट्स हैं, किस तरीके से हम इंटरेस्टिंगली इनको सेटिंग कर सकते हैं, उसका बात करेंगे। बट यहाँ पे पर्पस ये है कि ये लॉग्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और काम में आते हैं। अगर कोई एरर आती है, सुबह आके पता लगा सिस्टम क्रैश हो गया, है ना, तो अब ठीक है क्रैश हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो ना हो कहाँ से दिक्कत आई, वो सारी चीजें हम वहां से पता करते हैं लॉग से। उसके लॉग को चेक करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ओके, तो जनरल टूल्स, एक प्रोफाइल टूल्स होते हैं, एक ट्रेसिंग टूल्स होते हैं, एक मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। प्रोफाइल टूल में कर्नप्रॉफ, gprof, oprof, तो ये बेसिकली प्रोफाइल टूल्स ये देखते हैं कि भैया ये प्रोग्राम है, ए प्रोग्राम, इसमें ये इतना सारा है, इसमें कौन सा पोर्शन सीपीयू को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है, ये वाला पोर्शन सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, ये रूटीन बार बार, तो इस रूटीन को अगर मैं ऑप्टिमाइज कर लूं तो मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी। तो ये बेसिकली कोड के एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। जितने प्रोफाइलर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोफाइलर्स,
तो ये कोड का प्रोफाइलिंग करते हैं कि ये कोड ज्यादा यूज हो रहा है, ये कोड कम यूज हो रहा है, ये इतनी मेमोरी खा रहा है, जब ये रूटीन चल रहा है तो मेमोरी की खपत एकदम बढ़ जाती है। तो उन सारी चीजों की मदद से वी ट्राई टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। These are known as profilers. Then we have trace tools as trace, LTT. These are trace tool जिसकी मदद से हमारे पास जो एक्टिविटी है उसको हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे मॉनिटरिंग टूल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉप, इसका आज हम एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। सार, vmstat, pmap। तो लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जनरली इनको चला के देखता रहता है बीच बीच में, या फिर इनको ऑटोमेटिकली चला के छोड़ देता है और इनका आउटपुट किसी फाइल में स्टोर कराता रहता है, ठीक है। और वहां से जब मौका लगता है तो कोई उस फाइल को खोल के देख लेता है और उसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी समझ में आती है तो एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये टूल्स हो गए आपके। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टूल है। नेट स्टेट है, वीएम स्टेट में वर्चुअल मेमोरी के लिए है, एमपी स्टेट है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से चेक करते हैं। फिर हमें ट्यूनिंग करनी है सिस्टम की। सिस्टम हमारा सही नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस एक्यूरेटली नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ट्यूनिंग टिप्स यूज कर सकते हैं। ट्यूनिंग टिप्स हमारी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। हम आईओ और नेटवर्क को ट्यून कर सकते हैं, डेटाबेस को ट्यून कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज मैक्स रीड हेड साइज, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पेज कैश साइज। पेज कैश एक बना के रखते हैं, है ना। तो इस पेज कैश का साइज अगर मैं बढ़ा दूंगा तो उससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। इंक्रीज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू 1024, इंप्रूव ऑन मोस्ट आईओ वर्कलोड्स। आईओ में एक पेज कैशे होती है, इसका भी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा जरूरत पड़ती है। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी हो सकती है, इसको भी अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे भी हमारा इंपॉर्टेंट बेटर होगा। बम्प अप एनएफएस डेमोन, एक एनएफएस डेमोन है, उसको अगर हम रन करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। एनएफएस ओवर टीसीपी, अच्छा दो चीज है। नेटवर्क फाइल सिस्टम जो इसमें लाइनक्स में है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये मेरा अब टीसीपी पे भी चल सकता है, यूडीपी पे भी चल सकता है। तो इसको अगर मैं टीसीपी पे रखूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर आएगी। उसके साथ साथ मुझे एमटीयू का साइज बढ़ाना होगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एमटीयू को अगर मैं 9000 बाइट्स रखूंगा, गीगाबिट नेटवर्क है, अगर मेरा गीगाबिट ही नेटवर्क है और मैंने एमटीयू का साइज रखा हुआ है 1000 ही, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। क्योंकि पुराने नेटवर्क के हिसाब से मैंने एमटीयू का साइज 1000 बाइट्स रखा था, बट अब चूंकि मेरा सिस्टम फास्ट हो गया तो आई हैव टू फाइंड दिस आल्सो इंक्रीज। तो एमटीयू को मैंने बढ़ा के 9000 बाइट्स कर दिया। डेटाबेस को मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पेज क्लीनर यूज करना पड़ेगा एसिंक्रोनस आईओ के लिए। अच्छा, नीचे जाना है। और रॉ डिवाइसेस जो है ना, दो तरह से डिवाइसेस होती हैं। एक तो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा मांगती हैं, दूसरी रॉ है जिनमें की बाइट्स आ रही है। तो रॉ डिवाइस में मेरी आईओ की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि उसमें किसी फॉर्मेटिंग को चेक करने की जरूरत नहीं है। जबकि जो इनको हम बोलते हैं रॉ डिवाइस, जिसमें डाटा जो है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में आ रहा है। राइट, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, फिर हम डिस्क कंट्रोलर यूज कर सकते हैं जो कि राइट कैशिंग की फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड करें। इससे मेरे कैशिंग की मदद से मेरी परफॉर्मेंस सिस्टम की बढ़ जाएगी। अब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की जो हम ट्यूनिंग कर सकते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट होल सिस्टम एज ए ब्लैक बॉक्स, कलेक्ट परफॉर्मेंस डेटा, एनालाइज, आइडेंटिफाई सस्पेक्ट बॉटलनेक एंड फोकस ऑन बॉटलनेक। ये जो एक एम्डल्स लॉ है, एम्डल्स लॉ किसी ने सुना है? Anyone of you
नहीं, No, sir. एमडल्स लॉ ये कहता है कि भाई सिस्टम में जो सबसे क्रिटिकल हो उसके उस पे परफॉर्मेंस पे फोकस करो। मान लो सिस्टम में 2 पार्ट हैं, ठीक है, ये 90% ऑफ द टाइम ये एग्जीक्यूट करता है, 10% ऑफ द टाइम ये एग्जीक्यूट करता है। इसकी परफॉर्मेंस में मैंने 20% इंप्रूवमेंट कर दिया, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि इसकी परफॉर्मेंस में मैं 80% इंप्रूवमेंट कर दूं, ठीक है। तो विच आई शुड सेलेक्ट, ये वाला बेटर रहेगा। देखो जरा कैसे, इसमें 20% कर दिया तो 72 प्लस ये एज इट इज रहा 10, 82 लगा। एक सेकेंड, तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, रिसोर्स कौन से यूज हो रहे हैं, हमारे नेटिव कोड में क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम में, किस लेयर पे हमारी प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड दैट। अच्छा, अब नेटवर्क ट्रबल शूटिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा नेटवर्क का डिस्कस क्योंकि हमने नहीं किया अभी, तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग को भी छोड़ देते हैं, अभी हम आगे निकल जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सीपीयू की परफॉर्मेंस को हम कैसे बात करेंगे और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक टर्मिनोलॉजी हमारी है बैंडविड्थ, ठीक है। एक रिसोर्स है मेरे पास, हार्ड डिस्क है मान लिया, और इससे मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा है डेटा, ठीक है। तो एक ये कितना हम कर सकते हैं, हाउ मच डेटा वी कैन ट्रांसफर, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। देन वी टॉक अबाउट द थ्रूपुट, ये कितना एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मान लिया 1 सेकंड हमारी टाइम यूनिट है, 1 सेकंड में हमने 1 MB डेटा किया, तो मेरी जो थ्रूपुट है 1 MB पर सेकंड हो जाएगा। हो सकता है मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 MB पर सेकंड की हो, बट ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस। देन लेटेंसी, हाउ लॉन्ग इट टेक्स समथिंग टू हैपन। आई वांट टू रीड 1 ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम द डिस्क, हाउ लॉन्ग इट टेक, दिस इज नोन एज latency. This is the response time, how long the user thinks it takes for something to happen. यूजर को कितनी जल्दी रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। नी, पॉइंट एट विच थ्रूपुट स्टार्ट्स टू ड्रॉप ऑफ एज लोड इंक्रीजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें देखना पड़ेगा। सिस्टम है, सिस्टम में मैंने लोड बढ़ाता चला गया, एक पॉइंट आएगा जबकि मेरा थ्रूपुट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उस पॉइंट को मुझे देखना है, जैसे जैसे ये है कि मैं लोड बढ़ा रहा हूं, पहले मेरा थ्रूपुट बढ़ रहा है, यहाँ पे आके मेरा घटना शुरू हुआ, यहाँ पे आके, तो ये मेरा नी पॉइंट हुआ, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और लोड को मुझे इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि इससे ज्यादा लोड ना बढ़े, राइट, ठीक है भाई। Yes, sir. फिर बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि भैया बैंडविड्थ और थ्रूपुट हमारा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि हम बेंचमार्क के आसपास हैं कि नहीं है। फिर एक बेसलाइन होती है कि अच्छा भाई, अगर थ्रूपुट मेरी बैंडविड्थ 10 MB पर सेकंड की है, तो अगर मेरी 1 MB पर सेकंड से भी कम मेरा थ्रूपुट जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यहां तक तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तो ये मेरी बेसलाइन बन जाएगी, राइट। सो अब मैं बताऊं आपको कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर कैसे करें। सीपीयू की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स, उन टूल्स की हम बात करेंगे। एक टूल है पीएस, इसको मैं एक बार बता दूं फटाफट थ्योरी में, फिर इनकी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। पीएस है, टॉप है, सार है, ये 3 टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 टूल्स की मदद से वी विल सी हाउ वी कैन
सी द चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस कितना रिसोर्स खा रहा है और कौन सा प्रोसेस सीपीयू ज्यादा यूज कर रहा है, उसका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोड एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सार टू डिटरमिन स्टैटिस्टिक्स, सार भी स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करता है। एमपी स्टेट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में यूज होता है। जो एमपी स्टेट है ये हमें मल्टी प्रोसेसर स्टैटिस्टिक्स की बात करता है, जबकि मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। वीएम स्टेट मुझे वर्चुअल मेमोरी की परफॉर्मेंस बताता है। तो इन सब टूल्स की मदद से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि टाइम सिस्टम इज रनिंग यूजर कर्नल प्रोसेस की इन सब चीजों की मदद से वी ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। इंप्रूव करने के लिए मैंने कहा कि भाई आप एक तो नंबर ऑफ सीपीयूज बढ़ा सकें तो सबसे अच्छी बात है, फास्ट सीपीयू कर सकें, लॉक जॉब्स टू स्पेसिफिक सीपीयूज, जो मैंने कल भी बताया था, प्रोसेसर एफिनिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरी खास तौर से जो न्यूमा आर्किटेक्चर है उसके अंदर प्रोसेसर एफिनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रोसेसर की जो कैशे है उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोसेस का डेटा पड़ा रहे पहले से ही, तो कैशे से डेटा मिल जाएगा तो बार बार मेमोरी पे नहीं जाना पड़ेगा और परफॉर्मेंस वेरी बेटर हो जाएगी। फिर मॉनिटर करते रहो सिस्टम को पीरियडिकली, टिपिकल जॉब्स मिक्स, लोड एवरेज क्या कर रहे हैं, मेमोरी डिस्क यूज कितना हो रहा है, नेटवर्क थ्रूपुट कितना आ रहा है, उन सब के बेसिस पे वी ट्राई टू लोकेट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, लाइनेक्स आप लोगों ने चलाया है? आप में से कितने Yes, लोगों ने sir. लाइनेक्स पे कभी काम किया है? कितने ने कभी काम नहीं किया? यस सर। आपने किया है? तो ये चलिए, ये VMware, मेरी स्क्रीन आ रही है VMware उबुंटू की? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर। क्लियर कमांड से आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो बेसिक कमांड्स बताने की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को? क्या बताऊं एक बार फटाफट? तो एलएस वगैरह, हाँ, तो वो बेसिक्स तो आते हैं। CD है ना, मैं नाम ले लेता हूँ, LS है फॉर लिस्टिंग, लेकिन उसमें क्या है, कुछ सारी चीजें हैं, जैसे LS-L, जब आपने ये किया, ठीक है, इसमें ये इसकी लॉन्ग लिस्टिंग है। तो लॉन्ग लिस्टिंग में आपके पास कई सारी चीजें हैं जो ये बताएगा। ये परमिशंस हैं, ये DS का मतलब ये डायरेक्टरी की बात कर रहा है। ठीक है, जब ये हाइफन लगा हुआ है इसका मतलब ये आपकी नॉर्मल फाइल है। ये पहली वाला जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बताएगा कि ये जो एंट्री है ये किसके करस्पॉन्डिंग है ना। और अगर मैं बताऊं आपको, अगर हाइफन है तो रेगुलर फाइल है, T है तो डायरेक्टरी है, अगर यहाँ पे L होगा तो सिंबॉलिक लिंक होगा, C होगा तो स्पेशल कैरेक्टर फाइल होगी, S होगा तो ये सॉकेट होगा, P होगा तो नेम्ड पाइप होगा, और B होगा तो ब्लॉक डाइस होगी। ठीक है, अच्छा, फिर इनके अंदर कलर स्कीम भी होती है। अगर आपका ये ब्लू है तो डायरेक्टरी है, ठीक है, ग्रीन है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, सायान है तो सिंबॉलिक लिंक है, एंड येलो है तो डिवाइस है, रेड है तो आर्काइव फाइल है, पिंक है तो ग्राफिक है, और इससे आपको पता लगा सकते हैं किस तरह की ये फाइल है। ठीक है, फिर ये आपकी परमिशंस होती हैं। एक्चुअली 3 तरह की चीजें होती हैं, एक यूजर, एक ग्रुप और अदर। पहली 3 बाइट, पहली 3 कैरेक्टर्स जो परमिशन बताते हैं वो यूजर की परमिशन बताते हैं, अगली 3 उसके ग्रुप मेंबर्स को क्या क्या परमिशन अवेलेबल है, और फिर ये 3 परमिशन बताते हैं कि अदर्स को क्या क्या परमिशन अवेलेबल है। ये मेरा नंबर ऑफ सिंबॉलिक लिंक बताता है, ये किस यूजर को ये फाइल ऑन करती है, किस ग्रुप को ऑन करती है, ये मेरे
इसको जो ब्लॉक्स एलोकेटेड है वो उसकी बात कर रहा है, ये इसका टाइम ऑफ क्रिएशन और ये इसका नाम। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ जो इंपॉर्टेंट थी। बस इसके बाद में आप डायरेक्टरी बना सकते हैं mkdir कमांड से। आप फाइल को रिमूव कर सकते हैं rm कमांड से, कॉपी कर सकते हैं cp कमांड से। ठीक है, और हर कमांड का एक मैन रहता है, कोई भी कमांड आपको चाहिए आप मैन की हेल्प से कर सकते हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी। मैन ls के बारे में सब बता देगा। ठीक है, चलिए इस पे हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, अब हम सीधे आ जाते हैं टूल्स पे। एक टूल है मेरा PS। जब आप PS टूल यूज करेंगे तो PS में क्या होगा, जस्ट 1 सेकेंड। यस, लिखो PS, जैसे मैंने PS लिखा है यहाँ पे। तो ये जितने भी प्रोसेसेस मेरे चल रहे हैं, यूजर प्रोसेसेस, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैंने बताया, हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है। हर प्रोसेस को जब भी लाइनेक्स में एक कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको एक यूनिक आईडी मिल जाएगा। और जो सबसे पहला प्रोसेस क्रिएट होता है इनिट, वो जो पेरेंट और ग्रांड पेरेंट होता है सारे प्रोसेसेस का, उसका आईडी होता है 1। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस वाला लेक्चर देखा था आपने? यस सर। अरे यूट्यूब पे जो है, हाँ। हाँ अपने इनिट RD और इनिट चलता है। हाँ, तो इनिट जो है ना, वो सबसे पहला प्रोसेस जो एक्टिवेट होता है यूजर स्पेस में, वो इनिट होता है। और इनिट जो है उसका PID हमेशा 1 होगा, और वो पेरेंट और ग्रांड पेरेंट होता है जितने भी प्रोसेस क्रिएट होंगे उनका। ठीक है, अब इसमें पहली इंफॉर्मेशन है PID। इस प्रोसेस की बैश प्रोसेस है, लाइनेक्स में शेल्स होती हैं। ओके, तो ये बैश शेल हम बात कर रहे हैं। ऐसी सी शेल होती है, के कॉर्न शेल होती है। तो बहुत सारी शेल्स हैं, 5-6 तरह की शेल होती है, उसमें से कौन सी आप यूज करते हो? डिफॉल्ट शेल इज बैश शेल। 1 मिनट में और बताता हूँ शेल। उसमें मैंने रन लेवल का भी जिक्र किया था। तो रन लेवल, बैश की फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल। बॉर्न अगेन शेल, तो इसका PID 4843 है। टॉप कमांड हमने चलाया था, उसका 6401 है। ये सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में आपके चल रहे हैं। 5-6 बार हमने टॉप चला दिया, तो सब पे ये चार्ट पड़ा हुआ है इसके बैकग्राउंड में। हिस्ट्री। TTY क्या होता है सर? TTY टर्मिनल की बात कर रहा है। कौन से? क्योंकि मैं मल्टीपल टर्मिनल खोल सकता हूँ। एक टर्मिनल ये चल गया ना, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल और खोल सकता हूँ। Ctrl+Alt+T, एक टर्मिनल ये खुल गया। अब मैं यहाँ पे PS करूंगा तो यहाँ पे देखो PTS3 हो गया, ये PTS1 है ना। क्योंकि एक ही मैं मल्टीपल टर्मिनल्स खोल सकता हूँ, तो ये टर्मिनल नंबर है एक तरह से, समझिए इसका। समझे? हाँ जी सर। ये टाइम और ये कमांड का नाम। अब इसको अगर मुझे करना है, इसमें बहुत सारे स्विचेस हैं। लाइनेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम स्विचेस की मदद से बहुत सारी चीजें घटा बढ़ा सकते हैं। तो PS-A, PS-L भी है इसके अंदर, लॉन्ग लिस्टिंग। अब ये देखो, अगर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो PS-L से आएगी। ठीक है, इसमें यूजर आईडी तो है ही, उसके यूजर का ग्रुप आईडी है PID, और पेरेंट आईडी, इसका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो जैसे बैश के अंदर टॉप चल रहा है, तो टॉप कमांड का पेरेंट जो है बैश हो गया। जो भी कमांड बैश के अंदर चलेगा वो उसका पेरेंट बैश ही हो जाएगा खुद ही। फिर इसकी प्रायोरिटी कितनी है, ये प्रायोरिटी सबकी है। फिर इसके अंदर नाइस वैल्यू होती है। ठीक है, नाइस वैल्यू बेसिकली किस पर्पस के लिए होती है? लाइनेक्स जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करता है, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए प्रायोरिटी किस प्रोसेस की कितनी हो, 2 चीजें यूज करता है। एक तो नाइस वैल्यू, और दूसरा वो CPU कितना यूटिलाइज कर रहा है। तो नाइस वैल्यू मिनिमम -20 होती है और मैक्सिमम +20 होती है, इसके बीच में ये वेरी करती है। तो अगर किसी प्रोसेस की
नाइस वैल्यू -20 है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी हाई है। और अगर किसी प्रोसेस की नाइस वैल्यू +20 है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी लो है, और 0 है तो इसका मतलब वो बीच में है। तो PS माइनस ई एल, तो PS माइनस ई। अब ये देखो जैसे बाहर चला गया सिस्टम से, तो एक इसमें कमांड होता है मोर, तो आप ये की प्रेस करोगे तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं का सिस्टम आपका यहीं पे रुक जाएगा। पाइप होते हैं लाइनेक्स के अंदर, ये मैंने पाइप यूज किया। पाइप का पर्पस ये है कि एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के लिए इनपुट का काम करता है। तो मैंने एक कमांड दिया PS माइनस EL, और फिर मैंने पाइप लगा दिया, उसके बाद मोर, तो PS माइनस EL का जो आउटपुट है वो मोर के लिए इनपुट का काम करेगा। समझ रहे ना आप? EL किसके लिए यूज किया आपने? हाँ जी, EL सिस्टम प्रोसेसेस भी आ जाते हैं, ई से ना सिस्टम प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। पहले सिस्टम प्रोसेसेस नहीं आ रहे, देखो यहाँ पे ये सिस्टम ने कुछ चलाया हुआ है, इसके अंदर इनिट भी होगा, देखो ये इनिट प्रोसेस भी चल रहा है। ये सारे सिस्टम प्रोसेस आ गए ना अब आपके, पहले सिस्टम प्रोसेस नहीं थे। -20 और सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी देखो -20 है, और इसकी प्रायोरिटी कम की हुई है, KSMD की प्रायोरिटी कम की हुई है इसने। कुछ इसमें सिस्टम प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है जब मैं ई लगा देता हूँ, और एल से मेरी लॉन्ग लिस्टिंग आती है। सो यू करेंगे तो यूजर आ जाएगा, यू करेंगे तो वो यूजर बताना पड़ेगा। PS माइनस एफ, इससे भी डिटेल आता है, PS माइनस एफ, ये देखो ये डिटेल्ड आया, ये बीच का हो गया। PS सिंपली किया, देखो तीन चीजें हैं, PS सिंपली किया, सिर्फ चार पार्ट है। PS माइनस एफ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और PS माइनस एल किया तो और बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इस तरह से तीनों तरीके से जो भी हमें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी ऑफ द 3। तो PS माइनस एफ में देखते हैं हम, ये यूजर आईडी है, मैं ये स्वरूप में सारे प्रोसेस हैं। ये PID है, बैश का PID ये है, टॉप का PID ये है, दोबारा टॉप चला उसका PID ये हो गया, मैन रिनाइस इसका ये हो गया। ये PPID है कि इसका पेरेंट कौन है, ठीक है। और इस तरह से ये फिर मेरा C क्या है, हाँ C इज प्रोसेसर CPU यूटिलाइजेशन। प्रोसेसर चूंकि अभी प्रोसेस जो है CPU यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो इसलिए 0 है, नहीं तो कितने % होता है वो यहाँ पे इतना % आता है कि अभी ये प्रोसेस 5% CPU यूटिलाइजेशन कर रहा है, प्रोसेस 10% CPU यूटिलाइजेशन कर रहा है, एंड सो ऑन। ये इसका स्टार्ट टाइम है, ये कौन से टर्मिनल पे काम कर रहा है, और ये कितना CPU टाइम यूज कर रहा है। PS माइनस एफ ए तो मिली अभी इसमें, PS माइनस ए माइनस एफ, ऐसे नहीं रहेगा, अच्छा ई था ना वो तो, सॉरी। PS माइनस EF देखते हैं, हाँ अब देखो, अब ये आ रहा है इस तरह से, PS माइनस EF, और हमने मोर लगाया, देखो एस बिन इनिट ऑटो नो प्रॉम्प्ट, ये प्रोसेस मेरा चल रहा है, और ये PID इसका 1 है, और ये टाइम यूटिलाइज कर रहा है इसका CPU का। सारे प्रोसेस मेरे अभी चल नहीं रहे ना, तो इसलिए CPU टाइम इसमें 0 आ रहा है सब। फिर मेरा PS माइनस R भी रहता है, सारे रनिंग प्रोसेस को दिखाएगा, सिर्फ ये जो प्रोसेस रनिंग है सिर्फ उनकी बात करेगा, ठीक है। तो और कोई कमांड तो रनिंग है नहीं, बाकी सारे कमांड तो मेरे बैकग्राउंड में है, चले गए ना, एक्टिवेटेड है, तो PS माइनस R कमांड चल रहा था, उसी को इसने दिखा दिया। फिर आपका है PS माइनस G, ग्रुप नेम। आपको अगर ग्रुप नेम अपना पता है तो आप ग्रुप नेम के हिसाब से भी अपना काम कर सकते हैं।
PS माइनस G ए स्वरूप ग्रुप है, तो इस ए स्वरूप ग्रुप के जितने प्रोसेस हैं सिर्फ उनकी बात करेगा ये। फिर प्रोसेस आईडी की मदद से भी आप किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी की आपको बात करनी है तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। PS माइनस P 4843 एक प्रोसेस आईडी है, उसका जिक्र करते हैं, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। एक है PS ट्री। PS ट्री आपका वो दिखाता है प्रोसेसर हायरार्की, कौन किसका पेरेंट है, किस तरह से चल रहा है। PS ट्री मोर लगा दूं तो हाँ ये आ गया आपको, ये मोड मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, VG ऑथराइजेशन सर्विस, अकाउंट्स डेमोन। डेमोन प्रोसेस पता है आपको क्या होते हैं? नो सर। डेमोन प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं ना जो एक बार रन करके फिर वो एक्टिव रहते हैं, हर टाइम पे बैकग्राउंड में पड़े रहते हैं। जब उनकी जरूरत पड़ती है, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं बेसिकली, है ना, तो जब वो अपना टाइम आता है उनका या किसी को उनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो डीबस डेमोन, ये सब डेमोन है आपके। और ये फिर पूरा ट्री बन जाता है इस तरह से कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका क्या है, उस तरह से ट्री बना के दिखाता है। ठीक है, PS ट्री कमांड इस तरह से काम करता है। PS ट्री माइनस U, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो PS ट्री माइनस U से होगी। और लगाना पड़ेगा, तो ये स्विचेस आप यूज कर सकते हैं। तो PS का इतना ही था। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप की। टॉप ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये स्क्रीन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। जैसे जैसे आपके ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चला के छोड़ दो और इसका आउटपुट किसी फाइल की तरफ रिडायरेक्ट कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरी सिस्टम की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती चली जाएगी और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। राइट, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। PID है, यूजर कौन है वो है, प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है वो बताइए। ये जिनकी प्रायोरिटी 20 है उनकी प्रायोरिटी कम है, इसकी 0 है वो ठीक है। RT का मतलब ये रियल टाइम है, ये रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब इसकी प्रायोरिटी हाई देनी पड़ेगी। जहां पे RT आ रहा है इसका मतलब रियल टाइम प्रोसेस की बात कर रहा है। नाइस, जिसकी वैल्यू माइनस में है वो उसका मतलब प्रायोरिटी हाई रहेगी उसकी, और जिसकी वैल्यू प्लस में है उसकी नाइस वैल्यू वो कम करेगा। एक्चुअली प्रायोरिटी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों का वो ध्यान करता है, एक नाइस वैल्यू और दूसरा CPU कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है। परसेंटेज CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, परसेंटेज मेमोरी कितना यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। टाइम कमांड क्या है आपका, मैं देखता हूँ इसमें VIRT। एक सेकंड ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का जरा। हम एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक बार की परफॉर्मेंस देखनी है तो PS हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमें कंटिन्यूअस डायनेमिक परफॉर्मेंस देखते रहना है कि कौन सा प्रोसेस कितना यूज कर रहा है। तो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज दिस टॉप। टॉप के कमांड्स मैंने कहीं लिखे थे, मैं आपको बताऊंगा, मुझे मिल नहीं रहे वो नोट्स। सार तो यहाँ है। चलिए हम कुछ दूसरे टूल की बात कर लेते हैं। अभी हम टॉप को, फिर टॉप का आपने ओवरव्यू देख लिया क्या होता है, किस तरह से काम करता है। pmap कमांड, pmap 4843, ये मेरा प्रोसेस का आईडी है, ठीक है। अगर मैं PS कमांड से देखूं तो मेरा 4843 जो है बैश सेल का है। इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट अगर मुझे देखनी है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की तो pmap की हेल्प से मैं देख सकता हूं।
pmap 4843. This will give me the इस प्रोसेस को कितनी मेमोरी कहाँ मिल रही है, क्या उसका एड्रेसेस हैं, उन सब के बारे में, और कौन कौन से ब्लॉक को क्या क्या परमिशन है, वो सारी चीजें इसके अंदर स्टोर्ड है. इज इट क्लियर? पीमैप इसका स्टैक सेगमेंट होगा, इसका अपने बहुत सारे रूटीन्स हैं इसके अंदर. इस बैश के अंदर भी तो रूटीन्स होंगे ना, बैश प्रोसेस के अंदर अपने आप में. तो उन सबको अलग अलग कितनी मेमोरी कहाँ मिल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है. तो टोटल इसको 29 MB मेरी बैश शेल ले रही है मेमोरी. सार यहाँ पे अभी इंस्टॉल नहीं है क्योंकि ये VMware पे मैं चला रहा हूँ. बट अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इंस्टॉल करना है आपने, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आपको, पैकेज इंस्टॉल करने लाइनक्स पे. sudo apt get install sysstat. यहाँ पे फिर अच्छा, sudo कमांड से क्या है कि हम सुपर यूजर बन सकते हैं. अभी मैं लॉगिन स्वरूप के तौर पे किया हुआ है, तो इससे मैं सुपर यूजर बन सकता हूँ sudo कमांड से. उसके लेकिन मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा. वो कमांड जो सुपर यूजर एग्जीक्यूट कर सकता है वो नॉर्मल यूजर लॉगिन करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. बट अगर नॉर्मल यूजर लॉगिन करके मुझे सुपर यूजर वाले कमांड चलाने हैं, तो रूट यूजर वाले कमांड चलाने हैं, तो मुझे sudo का यूज करना पड़ेगा. तो इंस्टॉल करने के लिए एक apt get इंस्टॉल है, एक फिर yum है, एक rpm है. तो उनमें से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ओके, तो सार cannot open verilog no such file or directory. इसमें कुछ इशू आ रहा है सार चलने में, क्योंकि ये एक कुछ सेटिंग का चेंज करना पड़ेगा. बट सार भी जो है ना, वो भी सार इज पार्ट ऑफ द सिस्टस्टैट पैकेज. सिस्टस्टैट एक पैकेज है जिसका पार्ट होता है. इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग लाइनस परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स. मैं इसको थ्योरेटिकल बता देता हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है, तो आई टेल यू दिस थ्योरेटिकल. ओके, तो ये बताता है कलेक्टिव CPU यूसेज. इसमें इंडिविजुअल CPU स्टैटिस्टिक्स की बात करता है. उसके बाद ये बताता है मेमोरी यूज एंड अवेलेबल. कितनी मेमोरी बची हुई है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है. फिर ये IO एक्टिविटीज की भी बात करता है, ओवरऑल IO एक्टिविटीज. फिर ये इंडिविजुअल डिवाइस एक्टिविटीज की बात करता है. और रन क्यू एंड लोड एवरेजेस. और नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही टूल से मिल जाती है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सारी चीजें आपके पास, ये इंफॉर्मेशन अलग अलग टूल्स की मदद से आ सकती हैं. ऐसी बात नहीं है. नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स के लिए है, मेमोरी के लिए मैम स्टैट है, और IO के लिए भी है. सब चीजों के लिए आपके पास है. बट ये एक टूल है सार, जो कि इन सारी एक्टिविटीज को समराइज फॉर्म में आपके पास एक टेबल की फॉर्म में देता रहता है, और जो कि कंटिन्यूअसली आपके पास अपग्रेड होती रहती है. तो इस पैकेट को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो इन वन स्क्रीन यू विल बी एबल टू सी कि किस तरह से आपकी चीजें चल रही हैं.
SAR is also an important tool. टॉप PS SAR ये इनवेरिएबली पूछे जा रहे हैं AWS में, तो इनको आप रन करके भी देख सकते हैं डिफरेंट किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब हम एक बात कर लेते हैं बैकअप एंड आर्काइव्स की। चलिए, उससे पहले मैं आपको लाइनक्स की स्क्रीन एक बार करते हैं। लाइनक्स की स्क्रीन शेयर करने के लिए ये स्क्रीन शेयर करें। ओके, इसको क्लियर किया। ls-a जब मैं करता हूं तो हिडन फाइल्स आती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी हिडन फाइल्स हैं। एक ये कॉन्फ़िग फाइल है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये तो डायरेक्टरी है। एक आपकी बैश आरसी फाइल है, बैश आरसी फाइल। एक आपकी बैश आरसी फाइल क्या है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। बैश आरसी फाइल एक शेल फाइल है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तब ये फाइल आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो आप कुछ ऐसे कमांड हैं जो आप चाहते हैं कि जब भी मैं लॉगिन करूं ये कमांड मेरे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो कमांड्स आप बैश आरसी में रख सकते हैं। इसके अलावा द फाइल कंटेन्स अ सर्विस configuration for terminal sessions. This includes setting up or enabling coloring scheme भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। शेल हिस्ट्री आप अपनी बना सकते हैं। कॉमन एलियासेस जो आप हैं, कमांड के एलियासेस बनाना चाहते हैं, वो आप बैश आरसी के अंदर रखते हैं। एक फाइल है यहाँ पे डॉट प्रोफाइल, ये आपकी एक फाइल है। इसके अंदर आप पाथ सेट करते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। अगर मैं देखूं आपको कैट डॉट प्रोफाइल, कैट कमांड से ना फाइल डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। तो इसमें ये आपके पाथ देखो, यहाँ पे आपने पाथ सेट किया हुआ है, पाथ इज इक्वल टू दिस। तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल समझते हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. वेरिएबल है, होम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, यूएसआर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है। पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल वो है जिसको हमने सेट कर दिया एक बार। तो अभी देखो मैं कोई फाइल ढूंढना चाह रहा हूं तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखेगा, और उसके बाद जो पाथ के अंदर डायरेक्टरी मैंने डाली हुई है उनके अंदर भी वो सर्च करेगा उसको। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि जो जावा का कंपाइलेशन वगैरह आप करते हैं तो उसको पाथ में जरूर डालना होता है, नहीं तो फिर जावा कंपाइलर वहां मिलेगा नहीं उसको। ओके, तो इसके अंदर ये रहता है। और मैं अगर देखूं कैट डॉट बैश आरसी, ये भी एक फाइल है, इसमें एलियासेस वगैरह हम यूज करते हैं। फिर आप हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, डॉट बैश हिस्ट्री। एक माइनस ए, कैट डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो ये आपके कमांड्स, पुराने कमांड्स जो है उनके बारे में ये रखता है। क्लियर होने के पहले जो ये क्यों आया खाली, और बाकी कमांड क्यों नहीं है, और उसके बाद मैंने कैट डॉट हिस्ट्री, ये इस कमांड में चल रहा है बैकग्राउंड में, उसी को दिखा रहा है। चलिए, फिर इसमें ना एक डॉट बैश लॉगआउट फाइल होती है। ये भी एक शेल स्क्रिप्ट फाइल है। जब हम लॉगआउट करना चाह रहे हैं उस टाइम पे हमें मतलब क्या क्या कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं, ये उन सब कमांड्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम बैकअप और आर्काइविंग की बात कर लेते हैं। तो
बैकअप और आर्काइविंग की बात अगर मुझे करनी है तो मुझे ये देखिए कई सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक टार फैसिलिटी है, यूज्ड फॉर creating archive and extracting archive files. राइट, आपने यूज किया होगा टार, टार यूज किया आपने, किसी ने किया यूज टार? gzip यूज किया है? gzip, gzip सुना है गंजिप का। सुना है? तो इस टार में ना, टार का बेसिक सिंटेक्स ये है, टार आ गया, उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या क्या है मैं बता दूंगा, उसके बाद आर्काइव फाइल, किसमें आपको आर्काइव करना है उसका नाम, उसके बाद और फाइल और डायरेक्टरी टू बी आर्काइव। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन एक सी है, सी तो क्रिएट आर्काइव है, और मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे एक्स यूज करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट आर्काइव। राइट, उसके बाद एफ है, क्रिएट आर्काइव विद गिवन फाइल नेम। जो फाइल नेम मैंने दिया उसकी मदद से गिवन फाइल नेम। उसके बाद यू है, आर्काइव एंड एड्स टू एन एग्जिस्टिंग आर्काइव फाइल। कोई पहले से आपकी आर्काइव फाइल है, उसके अंदर आपको कोई नई फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यू। U is basically archive and add to an existing archive. फिर आपका A है, concatenates the archive files, ये concatenate करने के काम में आती है। फिर Z है, zip, create tar file using JZip, create tar file using GZip। -R, update or add a file or directory in already existing tar file। ये पहले से existing file है tar file, उसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं फाइल को या डायरेक्टरी को। -J, filter archive tar file using Z कमांड है, Z नहीं J कमांड करेगा फिल्टर आर्काइव tar फाइल। इसका हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यूजिंग gzip, तो ये सारे कमांड्स हैं, इन कमांड्स की हेल्प से हम टार फाइल की मदद से क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार हम करके देखते हैं। पहले हम कुछ डायरेक्टरी बना लें, उसके अंदर कुछ फाइल बना लें। mkdir abc cat a.txt, कैसे फाइल
तो चलो इन्हीं को क्रिएट करके देखते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक बन गई MKDR-ABC, एक बनाया हमने MKD, इसके अंदर जाके CD ABC से हम ABC डायरेक्टरी में चले गए। यहाँ पे हमने एक और डायरेक्टरी बनाई, DEF, बाहर आ गए CD/ से। और यहाँ पे अगर हमें अब टार बनाना है, टार ऑप्शन हमने -C किया, क्रिएट करना है। उसके बाद हमें आर्काइव फाइल का नाम देना है, मान लिया AB, और डायरेक्टरी हमें देनी है, डायरेक्टरी का नाम हमें देना है ABC। Refusing to write archive contents to terminal missing -F. Okay. Create archive file with given file name. We have to give F also, -CF, क्योंकि तभी ये फाइल AB पे बनेगा। तो अब आप देखेंगे ls करेंगे तो एक नई फाइल आपको दिखेगी इसमें AB। ये फाइल आपकी टार हो गई, ठीक है। और इसको अगर हम अनटार करें, यहाँ पे अनटार करें, पहले हम रिमूव कर देते हैं डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए या फाइल रिमूव करने के लिए जो कमांड है वो RM है, ठीक है। तो मान लिया मैं पहले गया CD ABC ls, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी DEF रिमूव करना चाहता हूँ, RM DEF, ये रिमूव हो गई। सर RM-R से हो जाएगा क्योंकि रिकर्सिवली डिलीट करना है ना। RM-R DEF, ये डिलीट हो गया। फिर हम बाहर आए और यहाँ पे मैंने मान लिया इसको किया RM-R ABC, बाहर से भी कर सकते थे। अब मैं इसको अनटार करके कोशिश करता हूँ, टार -XF, XF हमें एक्सट्रैक्ट करना है F, ऑप्शन रिक्वायर्स एन आर्गुमेंट। यहाँ पे फिर मुझे फाइल नेम चाहिए, -X करें तो अच्छा XF, तो फाइल का नाम देना का होता नाम है। तो देना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टरी, चलो हमने मान लिया दे दिया ABZ, tar -XF ABZ, not recoverable, exiting now, ABZ cannot open no such file or directory। तो हमें पहले क्या है, कोई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। सर हम AB है ना, हमें टार स्पेसिफाई करनी है ना कौन सी अनजिप होनी है, तो AB देंगे। AB है ना हमारे नाम से, ABZ नहीं है ना, AB है। tar -XF किस नाम से, AB के नाम से बनी थी ना फाइल। तो ये अब डायरेक्टरी आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई, जो ABC और DFO फाइल यहाँ पर बन गई, LS किया आपने तो ABC जो डायरेक्टरी हटा दी थी हमने, वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गई। उसके अंदर DF भी होगा, आप अगर देखेंगे ना तो CD ABC और यहाँ पे LS करेंगे तो DEF भी है। दोनों फाइल जो हमने एक बार आर्काइव करके फाइल AB के अंदर डाल दी थी और फिर उनको हटा दिया था, फिर उनको जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो फाइल दोबारा से क्रिएट हो गई। तो इस तरह से मेरा टार काम करता है। इसी तरह से मेरे पास दो और कमांड्स हैं आर्काइविंग के लिए, gzip और gunzip। अभी हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। ये आर्काइविंग वाला काम मेरा खत्म हो जाएगा। ब्लैंक पेज ले लें। तो gzip एक फैसिलिटी है, gzip लाइनेक्स में यही है कि एक एक काम के लिए आपके पास दो तीन टूल्स अवेलेबल हैं और उनके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज, जो आपके पसंद आए वो कर लो। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो बहुत सारे लोग बनाए जा रहे हैं, किसी ने अपना बना लिया, जो अच्छा लगा वो इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। तो एक एक काम के लिए तीन टूल्स अवेलेबल हैं। ये कंप्रेस भी करता है, कंप्रेस वन फाइल एट ए टाइम। नो आर्काइविंग,
more efficient compression than zip. इसका compression जो है ज्यादा बेटर रहता है. Takes longer, ये टाइम ज्यादा लेता है. तो इसके अंदर कमांड क्या हो सकता है? एक -f है जो आपको फोर्स करता है. -k कीप ओरिजिनल फाइल आल्सो. -k आप कराएंगे तो ओरिजिनल फाइल भी आपकी बनी रहेगी, जिप फाइल भी बन जाएगी. कंप्रेस लेवल आपके 1 से लेके 9 तक होते हैं. कंप्रेस लेवल आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि 1 से लेके 9 तक लेवल कर सकते हैं. 1 आपका लोएस्ट कंप्रेशन और 9 लेवल आपका हाईएस्ट कंप्रेशन. तो ये एक बढ़िया फीचर है इसका. आपको किस लेवल का कंप्रेशन चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड. -r recursive all files in a folder will be zipped. तो -r यूज करेंगे तो रिकर्सिवली हो जाएगा. सर अगर जिप बना रहा है तो आर्काइव तो हो ही गया ना, लेकिन इसमें पॉइंट लिखा है नो आर्काइविंग. हाँ ये बात तो है, लेकिन ये कह रहा कंप्रेस 1 फाइल एट ए टाइम. एक टाइम एक्चुअल में एक फाइल को कंप्रेस एक टाइम में एक फाइल को कंप्रेस करेगा, फिर उसको ये नहीं कि सब पूरा एक आर्काइव करके उसके बाद फिर उसको कंप्रेस करें. मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है. नो आर्काइविंग से इसका यहाँ पे मतलब क्या है, दैट आई हैव टू चेक. क्योंकि मल्टीपल फाइल्स को तो कर ही रहा है, रिकर्सिव में भी कर रहा है, वैसे भी कर रहा है. तो मैं इसको चेक करता हूँ, चलो बता. फिर आपका है जी अनजिप, गनजिप. इसमें आपके .gz या .z ये एक्सटेंशंस होते हैं. .tar भी हो सकता है, .tgz भी होता है एक्सटेंशन. इसका जो कमांड का फॉर्मेट है वो है गनजिप. यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आप बताएंगे. फिर आर्काइव नेम, फाइल नेम, या फिर आप इसको गनजिप फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. तो इन सबको आपको करना है. इसमें जो आपके कमांड्स हैं और स्विचेस हैं, वो बहुत सारे स्विचेस इसके अंदर यूज होते हैं. जैसे एक स्विच है -c, ये कहता है व्यू द टेक्स्ट इन ए कंप्रेस्ड फाइल. कंप्रेस्ड फाइल के अंदर अगर मुझे टेक्स्ट देखना है तो उसके लिए यूज हो रहा है. -k, उसमें भी एक k की बोथ द फाइल्स था. ओरिजिनल फाइल भी रहेगी आपकी और ये फाइल भी रहेगी, की बोथ फाइल्स. फिर आपका -f, इसमें फोर्स डिकम्प्रेशन. -r, ये अनजिप के लिए हो रहा है बेसिकली. तो इसमें डिकम्प्रेस जब हम अनजिप करेंगे तो डिकम्प्रेस उसको करना ही पड़ेगा. अगर हम F नहीं देंगे तो फिर हमारा डिकम्प्रेशन होना जरूरी नहीं है. ठीक है. अनकम्प्रेस ऑल फाइल्स विद फोल्डर्स, रिकर्सिवली अनकम्प्रेस करेगा. तो जी जिप का उल्टा है जी अनजिप. uncompress all files with
folders. Then we have -t, test whether file is valid or not. अगर मैंने पहले -t लगा दिया तो चेक कर लेगा फाइल वैलिड है कि नहीं है. अगर इनवैलिड फाइल है तो पहले ही मना कर देगा. Then -a, use ASCII text mode to convert end of line character using local conversion. local conversion करके ना ASCII मोड में आ जाएगा ये और एंटर की जगह एंड ऑफ लाइन यूज करेगा. -n, does not save or restore original name and time stamp. जब डिकम्प्रेस कर रहा है तो टाइम स्टैम्प को सेव नहीं करता अगर -n दे दिया मैंने. तो ये सारे मेरे कमांड्स स्विचेस हैं gngip के, जिनकी हेल्प से हम अपना बैकअप और आर्काइविंग वाला काम कर सकते हैं. तो मेरे पास दो चीजें हुई बेसिकली एक तरह से देखा जाए. एक तो टार है जो आर्काइविंग और एक्सट्रैक्टिंग दोनों के काम में आता है. दूसरा मेरा gzip और gngip वाला पेयर है. तो इन दोनों की मदद से बैकअप और आर्काइविंग हम कर सकते हैं. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं. कल फिर अभी बेसिकली लाइनक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, फोरग्राउंड प्रोसेस, कैसे किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड प्रोसेस से फोरग्राउंड में लाया जा सकता है, वो फॉर्क कैसे करते हैं, और किल की प्रोसेस की जो किलिंग है कैसे किल करते हैं, सिग्नल क्या क्या है, उन सब का जिक्र हम करेंगे. स्लीप, वेट और जो ये सारी सिस्टम कॉल्स हैं प्रोसेस से रिलेटेड, उनका जिक्र करेंगे. ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.